हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जकी राजपूत पर। आज की जो मूवी आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें एक्शन और एडवेंचर भरा हुआ है। और ये मूवी एक ज़ॉम्बीज मूवी है जो कोई आम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि अडोल्फ हिटलर और उसकी पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज फौज है जो पूरे 75 साल बाद एक बार फिर से वापस आए हैं इस दुनिया पर राज करने के लिए। इतने खून खराबे के बाद क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, ये देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो एंड पर जरूर लाइक करें। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरू में हम एक प्लेन को देखते हैं जो पैसेंजर्स से लैस हिंद महासागर के ऊपर से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। प्लेन में मौजूद तमाम पैसेंजर्स जो किसी भी खौफ और खतरे से बेखबर अपनी अपनी बातों में मसरूफ सफर को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी एक छोटी बच्ची अपने बाप से पूछती है कि हमें कितना वक्त लगेगा पहुंचने में, जिस पर उसका बाप कहता है कि अभी हम हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहे हैं, अभी काफी वक्त लगेगा। फिर वो बच्ची विंडो से बाहर देखने लगती है जहाँ उसे कुछ अजीब सा मंजर दिखाई देता है। वो अपने बाप से कहती है कि बाहर हवा में शार्क्स उड़ रही हैं, जिस पर उसका बाप बच्ची की बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। उसी प्लेन में मौजूद एक पैसेंजर जो अपने वीडियो कैमरे से प्लेन के बाहर की वीडियोस को शूट कर रहा था, उसे भी हवा में शार्क्स उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी हमें जहाज के बाहर का मंजर दिखाते हैं जहाँ बहुत सारी शार्क्स प्लेन के साथ साथ उड़ रही होती हैं। और उन शार्क्स पर कुछ लोग भी सवार होते हैं जिन्होंने फौज की वर्दी पहनी होती है। और वो शार्क्स पर सवार लोग प्लेन पर हमला कर देते हैं। एक बड़ी शार्क प्लेन के सामने आकर पायलट्स को खा जाती है। और जब वो शार्क पर सवार लोग प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज हैं। और फिर वो ज़ॉम्बीज प्लेन के पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से एक एक करके तमाम लोगों को मारने लगते हैं। इनके साथ साथ इनकी शार्क्स भी जालिम और आदमखोर हैं, यानी वो भी ज़ॉम्बीज हैं। और फिर वो तमाम के तमाम पैसेंजर्स को मारकर और प्लेन को तबाह करके वहां से चले जाते हैं। और अब ये शार्क्स वाले ज़ॉम्बीज कौन है और ये लोगों को क्यों मार रहे हैं, ये तो हमें वीडियो में आगे चलकर ही पता चलेगा। यही से सीन कट होता है और फिल्म के अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाते हैं जहां हमें रैक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी दिखाते हैं। ये कंपनी दरअसल प्राइवेट लेवल पर अमेरिकन आर्मी के साथ मिलकर सिक्योरिटी और कमांडोज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के सीईओ प्रोफेसर रैक्टर को दिखाते हैं जिनकी एज 115 साल है। वो अपनी गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं जिसके बाद सिस्टम उनकी एज 75 साल बताता है, जिससे उनकी बॉडी चलने फिरने के लिए स्टेबल हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर रैक्टर अपनी बेटी एंजेलिका के साथ उस प्लेन में हुए अटैक की वीडियो देख रहे होते हैं जो उसी प्लेन के एक पैसेंजर ने बनाई थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि कोई अजीब ताकत है जो अपने होने का एहसास दुनिया को बताना चाहती है। और अब एक बार फिर से सीन कट होता है और हमें डेबला को दिखाते हैं जो प्रोफेसर रैक्टर की बड़ी बेटी है। और रैक्टर कंपनी को यहाँ आर्किटेक्ट एरिया में एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के सिग्नल मिले हैं जिसे डेबला यहाँ सर्वे करने आई है, क्योंकि ये समुद्री जहाज रैक्टर कंपनी के मुताबिक 100 साल पुराना है जो नाजी हुकूमत यानी हिटलर के दौर में इस्तेमाल हुआ था। अब डेबला इतने बड़े जहाज को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि इतना बड़ा जहाज उसने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब डेबला जहाज के अंदर चली जाती है जहां उसे कुछ लाशें दिखाई देती हैं और तभी उस पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं जिन्होंने फौज की वर्दियां पहनी होती हैं। डेबला उन सब का काफी मुकाबला करती है और फिर उन सबको मार गिराती है। अब डेबला को मालूम हो चुका था कि ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है, इसीलिए वो छुपते छुपाते आगे बढ़ती है। डेबला के सूट पर एक लाइव कैमरा लगा हुआ था जिससे उसके फादर प्रोफेसर रैक्टर वहाँ की हर चीज को देख रहे थे। डेबला एक तरफ देखती है जहाँ पुराने मॉडल के काफी प्लेन्स खड़े होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग 100 साल पुराने हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक बहुत ही अजीब सा मंजर दिखाई देता है। उसे हजारों की तादाद में नाजी फौज की वर्दियों में ज़ॉम्बीज नजर आते हैं जो किसी रीहीलिंग मशीन के साथ लटक रहे होते हैं। प्रोफेसर रैक्टर ये मंजर देखकर अपनी बेटी से कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे मेरे गुजरे हुए वक्त से जुड़ा हुआ लगता है। और साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो फौरन वहाँ से निकले। डेबला वहाँ से निकलने के लिए एक दरवाजे में जाती है तो वो और भी हैरान कर देने वाली चीज देखती है। उसे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स दिखाई देती हैं जो उन ज़ॉम्बीज की तरह ही ज़ॉम्बी शार्क्स हैं। तभी एक ज़ॉम्बी डेबला पर हमला कर देती है। वो ज़ॉम्बी दरअसल इस ज़ॉम्बी फौज की कमांडर है और इसकी फाइटिंग स्किल्स डेबला से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो डेबला पर भारी पड़ जाती है। वो एक इंजेक्शन डेबला के चेस्ट पर लगा देती है जिससे डेबला बेहोश होने लगती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी डेबला को मारने की बजाय जिंदा छोड़ देती है। और अब डेबला जहाज से निकलने के लिए बाहर की तरफ भागती है जहां उसे वही ज़ॉम्बी शार्क्स हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाकर इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाती है और देखते ही देखते जहाज भी बर्फ के अंदर जाने लगता है और फिर जहाज भी इनविजिबल हो जाता है।
और अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम रेक्टर कंपनी की रिसर्च लैब को देखते हैं जहां डेबला को रेस्क्यू करके लाया गया है। डेबला उठने के बाद खुद को कुछ बेहतर फील नहीं कर रही होती। उसे खुद में ज़ोंबीज वाले लक्षण नजर आ रहे होते हैं। दरअसल वो ज़ोंबी ने जो डेबला को इंजेक्शन लगाया था वो एक ज़ोंबी वायरस था जिससे वो डेबला को भी ज़ोंबी बनाना चाहती थी। और अब अगले सीन में हम रेक्टर और उसकी दोनों बेटियों को देखते हैं जो खाने की टेबल पर बैठी होती हैं। तभी एंजेलिका रेक्टर से कहती है कि ये सब आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसा आपने कहा था, तो आज आप हमें अपने पास्ट के बारे में बताएं क्योंकि आपने हमें कभी भी अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर प्रोफेसर रेक्टर उन्हें बताता है कि ये बात सन 1942 की है जब ब्रिटिश फौजों ने जर्मन फौज यानी नाजी फौजों का खात्मा करना शुरू कर दिया था। नाजी फौज के इलाके एक एक करके ब्रिटिश फौज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे और फिर हिटलर के ऑर्डर पर नाजी फौज के कोर कमांडर हैंस कैम्बलर ने प्रोफेसर रेक्टर को एक ऐसा सीरम बनाने को कहा जो जिंदा लोगों को वहशी और खतरनाक बनाए और लाशों को ज़ोंबीज बनाकर फिर से खड़ा कर दे ताकि वो बिना थके और दर्द का एहसास किए जर्मन को जंग में फतह दिला सके। प्रोफेसर रेक्टर जो उस समय नाजी फौज के रिसर्च लैब के हेड प्रोफेसर थे, उन्होंने आखिरकार वो सीरम तैयार कर दिया जिसका नाम इन्होंने प्रोजेक्ट K7B रखा। लेकिन इस जंगी माहौल में वो इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना सके। कोर कमांडर हैंस कैम्बलर उस सीरम को इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे देता है जिस पर प्रोफेसर रेक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इस सीरम का एंटीडोट ना होने की वजह से कुछ अरसे बाद इससे इन्फेक्टेड फौजी और लोग दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन हैंस कैम्बलर को तो बस जंग की जीत से गर्ज था और वो रेक्टर को बगावत करने के जुर्म में गोली मार देता है। रेक्टर खुद को मरता हुआ देखकर वही सीरम खुद को इंजेक्ट कर लेता है। वहाँ ब्रिटिश नाजी फौज पर हमला कर देते हैं जिससे नाजी फौज और कमजोर हो जाती है। फिर रेक्टर ने बताया कि सन 1945 में हिटलर की मौत के बाद जर्मन में हालात बहुत खराब हो गए थे, जिसके बाद नाजी फौज के कोर कमांडर हैंस कैम्बलर और उसकी फौज कहीं गायब हो गई थी और फिर प्रोफेसर रेक्टर अमेरिका आ गए और यहाँ आकर फिर एक अच्छे इंसान की तरह लोगों और इंसानियत की मदद करने के लिए ये कंपनी बनाई। ये बात सुनकर प्रोफेसर रेक्टर की दोनों बेटियां अपने बाप को इस सब का जिम्मेदार ठहराती हैं और कहती हैं कि आपने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, अब आपको ही इसका कोई हल निकालना होगा। और अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ोंबीज नाजी फौज न्यूयॉर्क पर हमला कर देते हैं जिसे बहुत सारे न्यूज चैनल ऑनलाइन दिखा रहे होते हैं और इसी अचानक हुए हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और इसके साथ साथ नाजी ज़ोंबीज फौज लंदन, जापान, कनाडा और चाइना पर भी हमला कर देते हैं और तमाम आसमान में उड़ने वाले प्लेन्स को भी तबाह कर देते हैं, जिसके बाद तमाम फ्लाइट्स को रोक दिया जाता है और हवाई सफर को बंद कर दिया जाता है। प्रोफेसर रेक्टर अमेरिकन आर्मी के जनरल फ्रॉस्ट से एक वीडियो मीटिंग करते हैं जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट और FBI के कुछ ऑफिसर्स और साथ ही जापान से शार्क्स की डॉक्टर क्वीन और रेक्टर कंपनी के स्पेशल कमांडोज फोर्स के हेड भी होते हैं। डॉक्टर क्वीन उन्हें बताती है कि किसी बड़े जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से शार्क के स्किन के टिश्यूज को उल्टा करके उन्हें पानी से बाहर आसमान में जिंदा रहने के लिए तैयार किया गया है और वो अपने ऊपर लगे फ्लाइंग इंजन्स की वजह से जमीन से 4000 तक की बुलंदी पर उड़ सकती हैं। और उस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की वजह से शार्क्स की बॉडी इतनी सख्त हो गई है कि उन पर किसी भी गोली या बारूद का असर नहीं हो सकता, यानी इनको मारना नामुमकिन है। अगर इनको मारना है तो हमें भी इन जैसे राक्षस और हैवान बनाने होंगे जो हमारे कंट्रोल में हो। लेकिन FBI इस बात को रद्द कर देती है और कहते हैं कि मुश्किल से निकलने के लिए ये कोई बेहतर हल नहीं है जिसमें एक राक्षस को मारने के लिए हमें दूसरा राक्षस बनाना पड़े, और अगर वो राक्षस भी हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और आर्मी जनरल फ्रॉस्ट रेक्टर को ये सब करने की परमिशन दे देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स डिले होने की वजह से सब लोग बहुत परेशानी और गुस्से में होते हैं। तभी एक लेडी देखती है कि न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट रेडी है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तमाम न्यूयॉर्क जाने वाले पैसेंजर्स प्लेन में बैठ जाते हैं और अब प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ता है। वहाँ दूसरी तरफ रेक्टर के ऑर्डर पर उसकी दोनों बेटियां और रेक्टर कंपनी के स्पेशल कमांडो फोर्स प्लेन में बैठकर उन ज़ोंबीज को मारने के लिए उस न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नाजी ज़ोंबीज इस प्लेन पर हमला जरूर करेंगे। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस प्लेन को चारे के तौर पर हवा में उड़ाया है। और अब हम देखते हैं कि नाजी ज़ोंबीज भी हमला करने के लिए प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ प्लेन में तमाम पैसेंजर्स किसी भी खतरे से बेखबर होते हैं। तभी लोगों को प्लेन के बाहर ज़ोंबीज शार्क्स दिखाई देती हैं, जिसके बाद प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और वो ज़ोंबीज प्लेन पर हमला कर देते हैं। और हर बार की तरह वो इस हमले में भी बहुत ही बेदर्दी से लोगों को मारने लगते हैं। कुछ पैसेंजर्स के तो वो सारी धड़ से अलग कर देते हैं और अब वो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसमें आग भी लग गई थी। और जो बचे हुए लोग थे उनमें से कुछ प्लेन से बाहर निकलकर गिर रहे थे और कुछ ज़ोंबीज का शिकार हो रहे थे और प्लेन भी तबाह होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है।
वहाँ दूसरी तरफ कमांडो फोर्स के प्लेन में एक कमांडो एंजेलिका को एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बीज वायरस का एंटीडोट है। रेक्टर को लगा है कि हो सकता है डेबला खुद पर काबू ना पा सके, तो उसे ये एंटीडोट दे देना। जिसके बाद एंजेलिका रेक्टर से बात करती है और कहती है कि अगर ये एंटीडोट आपने तब बनाया होता तो आज दुनिया इतने बड़े खतरे में ना होती, और आज आप लोगों ने मासूम लोगों को ज़ॉम्बीज का चारा बनाकर बहुत बुरा किया है। जिस पर रेक्टर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने ये फैसला बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके बगैर उन्हें ढूंढना या उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसके बगैर उनका मुकाबला करना मुश्किल है। अभी उनमें बातें चल ही रही थी कि नाजी ज़ॉम्बीज उनके प्लेन तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं कि तभी डेबला ज़ॉम्बी बन जाती है और वो जाकर प्लेन का डोर ओपन कर देती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज प्लेन के अंदर आ जाते हैं और प्लेन के अंदर ज़ॉम्बीज उन सब पर हमला कर देते हैं। कमांडो ज़ॉम्बीज का डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं था और बाहर से ज़ॉम्बी शार्क्स भी प्लेन को तबाह करने में लगी हुई थी, यानी ज़ॉम्बीज उन पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। तभी डेबला कमांडो के हेड को गोली मार देती है और बाकी के कमांडो से लड़ने लगती है। ये सब देखकर एंजेलिका वो एंटीडोट निकालकर डेबला की गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ प्लेन के बाहर अचानक से एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है, जो ज़ॉम्बी शार्क से 20 गुना बड़ी होती है। वो उन ज़ॉम्बी शार्क्स को मारने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रेक्टर ही उस बड़ी शार्क को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी उसने कुछ राक्षसों को मारने के लिए राक्षस बना ही डाले, और अब रेक्टर बॉम्ब और फायरिंग करके उन तमाम ज़ॉम्बी शार्क्स को मार रहा होता है और वो रेक्टर की बड़ी शार्क दूसरी ज़ॉम्बी शार्क्स को खाने लगती है। दूसरी तरफ प्लेन के अंदर भी कमांडो ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और डेबला भी एंटीडोट लगने के बाद नॉर्मल हो जाती है और सारी मरी हुई ज़ॉम्बी शार्क्स हिंद महासागर में गिरने लगती हैं। ये मंजर देखकर आर्मी जनरल बहुत खुश होता है, क्योंकि ये मंजर देखने के लिए वो बहुत बेताब था, और साथ ही रेक्टर भी खुश हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज के खिलाफ इन्होंने जो मिशन किया है वो कामयाब हो चुका था। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम वही नाजी जहाज को देखते हैं जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था, और अगले ही सीन में हम जहाज के अंदर का मंजर देखते हैं जहां नाजी ज़ॉम्बी फौज को उनकी जनरल ऑर्डर दे रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेक्टर और उसकी टीम ने कुछ ज़ॉम्बीज और ज़ॉम्बी शार्क्स को मारकर इस जंग को जीता नहीं, बल्कि असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस जंग में अब दोनों तरफ से राक्षस होंगे। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ये मूवी वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने ही एक्सप्लेन की है, क्योंकि ये मूवी अभी तक रशियन लैंग्वेज में है और इस मूवी को प्रोफेशनल लेवल पर एडिटिंग करके आप तक लाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।